देख लेना भाई शकल से क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर देगा, ठीक है ना। लोग कितना दूर तक तुम लोग देखते रहना भाई, ऐसे भी ज्यादा चलेगा नहीं, हो 45 मिनट तक ही चलेगा। चलिए हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हम लोग थोड़ा तो आइडिया है आपको कि क्या होगा, जीरो ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते कोई ऐसा कंसिडर, जीरो ऑर्डर हम ऐसे देख के बता पाएंगे कि जीरो ऑर्डर है, देख के रिएक्शन नहीं बताया जा सकता है, ये आपको लिखा होगा कि ये जीरो ऑर्डर है। तो मान ले रहे कि कोई रिएक्शन है, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन हैविंग जीरो ऑर्डर। मान ले रहे हैं कि एक रिएक्शन है जो कि जीरो ऑर्डर, अभी लिखिएगा नहीं, लिखने के लिए प्रॉपर टाइम मिलेगा, अभी सिर्फ देखो। कोई एक रिएक्शन है, मान लेते ए है और ये जा रहा है प्रोडक्ट, क्लियर है, और ये हम लोग माने हैं ये वाला रिएक्शन कैसा है, जीरो ऑर्डर, क्लियर है। माने मतलब या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बताओ रेट हम लोग दो तरीके से लिख सकते थे, कैसे लिखते थे जरा। रेट का अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, रेट लॉ से लिखेंगे तो बताओ जरा क्या लिखेंगे, बताओ कोई भी बच्चा बताओ, रेट लॉ से जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो कैसे लिखेंगे बताओ। पढ़े थे रेट लॉ, क्या होता था, एक कांस्टेंट आता था जिसको हम लोग के कहते थे, तो इसको के लिखेंगे, ठीक है। फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो रिएक्टेंट कौन है, यहाँ पे ए ही है, तो रिएक्टेंट लिखेंगे। ए का बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे ए, और इसका पावर क्या कर देंगे जीरो। यही होता था ना, रेट लॉ यही बताता था कि एक कांस्टेंट डालिए, कंसंट्रेशन डालिए रिएक्टेंट का, और अगर जीरो ऑर्डर है तो जीरो लिख देंगे, फर्स्ट ऑर्डर होता तो 1 लिख देते हैं, सेकंड ऑर्डर होता तो 2 लिख देते हैं, यही है रेट लॉ, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इस एक्सप्रेशन में, नहीं। अब जरा रेट का एक और फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े थे, तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए रेट बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि दुनिया में किसी का भी पावर जीरो होता है उसका वैल्यू क्या होता है बताओ, उसका वैल्यू 1 होता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अब के को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा के, ये बात समझ पा रहे हैं। रेट किसके बराबर आ जा रहा है, के के बराबर, किसके लिए, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थोड़ा सा देखिए इसको, रेट को और एक टर्म से लिख सकते थे, बताओ तो जरा। एक जो स्टार्टिंग में रेट पढ़े थे वो ऐसा लिखते थे, जरा देखना, रिएक्टेंट का लिख रहे थे तो क्या लिखते थे, माइनस लिखते थे ना भाई, क्या हो रहा है बताओ, हाँ प्रेरणा और स्नेहा लिखते थे, माइनस लिख रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस लिख रहे हैं क्योंकि हम रिएक्टेंट का बात कर रहे हैं। और देखिए क्या लिखते थे, डी जिसका चेंज हो रहा है, तो ए का चेंज हो रहा है तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी। रेट की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, तो रेट की जगह मैं ये लिख दिया, बाकी जो के था यहाँ पे, जो के था एज इट इज मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत है। यही मेन एक्सप्रेशन है, बस इसी को इंटीग्रेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। डेरिवेशन एक आध बार पूछा गया है तो डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो इतना में तो काम नहीं चलेगा, ये छोटा टर्म है, डी का मतलब छोटा, ठीक है। अब जरा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, चाहे नाम से अच्छा एबव इक्वेशन बोल देंगे तब भी चलेगा। ऑन इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन बाय टेकिंग सुटेबल लिमिट्स हम लोग को लगाना पड़ेगा, लिमिट्स। देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ऊपर को, क्योंकि बड़ा करना है, माइनस डी है तो बहुत छोटा सा टर्म बता रहा होगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सजा सकते हैं क्या, तो देखिए थोड़ा सा और इसको सजा सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डीए को यही रहने दे रहे हैं, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये माइनस को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, और dt इधर डिवाइड में था तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी k इंटू डी टी। कर सकते हैं ना, कुछ नहीं किया, बस ये माइनस को उठा के इधर ले गया है, k एज इट इज था, और dt को इधर ले गया, बस और कुछ नहीं किया। देखिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सुटेबल लिमिट्स के साथ, तो लिमिट्स के लिए देखिए थोड़ा सा हम यहां पे यूज करेंगे, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए होगा। यहां पे अगर समय का बात करेंगे तो समय जनरली हमको दो समय का बात करेंगे, एक होगा t इक्वल्स टू 0 और एक इक्वल टू t इक्वल टू कोई भी समय, t इक्वल्स टू कोई भी समय। जब भी स्टार्टिंग का बात करेंगे तो जो कंसंट्रेशन है उसको क्या माना गया है, a की जगह कंसंट्रेशन का a ही बात करेंगे। t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे क्या डिनोट कर देंगे, नॉट। क्लियर है, ये समय बता रहा है a नॉट, a नॉट मतलब क्या हो रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन, और t इक्वल्स टू कोई समय, ये क्या हो जाएगा 80। जैसे स्टार्टिंग में लिए थे मान लीजिए 100, तो a नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 100,
कुछ समय बीत गया तो इसका वैल्यू कम होगा ना, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता था, घटते जाता था। तो कुछ समय के बाद मान लीजिए इसका 20 खत्म हो गया तो बचा कितना, 80। तो यही हो गया 80 हो गया आपका 80। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन को हम लोग t इक्वल्स टू 0 पे हम a0 बात करेंगे और t इक्वल्स टू t पे हम 80 बात करेंगे। कोई दिक्कत है? ये लिमिट्स हो जाएगा। तो देखिए क्यों ले रहे हैं, देखिए दो ही चीज है ना, एगो तो कंसंट्रेशन वेरिएबल है, अगर इधर का पार्ट में देखिए तो कंसंट्रेशन वेरिएबल है, और इधर का पार्ट में देखेंगे तो टाइम वेरिएबल है। तो दोनों के लिए लिमिट ले लेंगे। t बराबर 0 पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, a0, और t इक्वल्स टू t पे कंसंट्रेशन हो जाएगा 80। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बस डिराइव कर रहे एक्सप्रेशन इन ऑन इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन बाय टेकिंग सुटेबल लिमिट्स। तो ले लेंगे, देखिए जब t का वैल्यू अगर 0 को जाएगा, मतलब t इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, a का वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, a0 को। ठीक है, जब समय का वैल्यू 0 का अप्रोच करेगा तो a का वैल्यू अप्रोच करेगा a0 को, और उसी तरह से कैसे अगर t का वैल्यू अप्रोच करेगा t को, तो a का वैल्यू अप्रोच करेगा 80 को। कर सकते हैं ना, a का वैल्यू 80 को, पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद एक ही बार में छाप लो, पहले छाप लो क्योंकि जगह चाहिए होगा, छापो इतना दूर तक छापो। दो बार खाली रेट लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है किसी किसी को, दूसरा बार जब मैं फर्स्ट ऑर्डर का बात करूंगा तो उसमें आराम से हो जाएगा। पूछना है कुछ आंसर? लड़की लोग तो पहले ही लिख के बैठे रहती है क्या, लोग साथ ही साथ लिख लेते हैं। कुछ नहीं, हर एक एक्सप्रेशन को ऐसे ही चलना है, पहले ऑर्डर बता होगा, ऑर्डर लिख लीजिए, रेट का एक्सप्रेशन लिखिए, और फिर उसके बाद बस काम कर दीजिए अपना। देखो तुम कौन सा क्लास में अभी नहीं आ पाएगा। हेलो, तो एक बैकअप देंगे फिर उसके बाद बैठ जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ चैप्टर आगे चले गए हैं ना, थोड़ा सा बेसिक्स बात कर लेंगे, एक दो क्लास दे देंगे फिर बैठ सकता है। एक दो क्लास उसको अलग से देना पड़ेगा तब जाके समझ पाएगा। अभी सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट किया केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, सेकेंड का आधा खत्म होने वाला है। छाप लिया भाई, खुद से समझ के भी छाप सकते हैं, बस इधर लेफ्ट से राइट कर दें। देखिए अब हम लोग जो लिखे उसका काम करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग एबव इक्वेशन, ये एबव इक्वेशन मतलब ये वाला इक्वेशन। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो जरा देखिए, इंटीग्रेशन का सिंबल याद भी होगा, ऐसा कुछ बनाते थे। ठीक है, इधर क्या है, डी कंसंट्रेशन ए, आगे इधर क्या है बताओ, माइनस ऑफ के डी टी। कोई दिक्कत है तो बोलो। इंटीग्रेशन कर दिए हैं। अब जब समय का बात कर रहे हैं, समय का क्या है, जब समय का वैल्यू किधर जाएंगे, देखो t इक्वल्स टू 0, मतलब जब समय, यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है ना, d के बाद वाला टर्म को ही हम लोग वेरिएबल बोलते थे। यहाँ पे कौन वेरिएबल है बताओ, कंसंट्रेशन। तो जब t का वैल्यू अगर 0 है, देखिए जब समय का वैल्यू 0 है तो कंसंट्रेशन क्या है, a0। तो यहाँ पे जब 0 समय का बात करें तो कंसंट्रेशन कितना होगा, a0। कोई दिक्कत है? अब जब समय का वैल्यू अगर t होगा तो कंसंट्रेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80। दिक्कत है? यहाँ पे सिंपल सा काम किया, कुछ भी नया काम नहीं किया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बताइए जरा dx का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे, बताइए क्या था, भूल तो गया होगा तो मैं मान के चलता हूं। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन बताइए, पढ़े थे ना लास्ट की क्लास में। हाँ, dx का इंटीग्रेशन अगर बात करेंगे तो x प्लस सी होगा, बट हम लोग को अभी ये तो डेफिनिट नहीं है, मतलब ये डेफिनिट है ना, इनडेफिनिट का केस में सी लगाते थे। तो जरा dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ,
डीए का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, डी कंसंट्रेशन ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बताओ क्या, जैसे x था, इसके d के बाद x था तो x लिखे, तो यहां पे d के बाद कंसंट्रेशन ए है तो इसका हो जाएगा कंसंट्रेशन ए प्लस सी, कर सकते हैं। उसी तरीके से इसका जरा डीए का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, कंसंट्रेशन ए डाल देंगे, कंसंट्रेशन ए, छोटा कंसंट्रेशन डालना चाहिए था, कंसंट्रेशन ए, सिर्फ मैं डीए का इंटीग्रेशन किया हूं, ठीक है, डीए का इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, ए, यहां पे सी लगाएंगे क्या बताओ, जैसे नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि डेफिनिट में कांस्टेंट को नहीं ऐड करते हैं, क्लियर है, ये डेफिनिट है, डेफिनिट कैसे पहचानेंगे, नीचे में कुछ लिमिट लिखा रहेगा, ऊपर में कुछ लिमिट लिखा रहेगा, प्रॉब्लम है। अब इसको करने के बाद हम बताए थे, ये डेफिनिट का केस में क्या करते थे, बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्लियर है, और नीचे वाला जो लिमिट आता था उसको नीचे लिखते थे ए नॉट, और हायर लिमिट को क्या लिखते थे, अपर लिमिट को ऊपर लिखते थे एटी, जो नीचे वाला टर्म्स था उसको नीचे लिखिएगा, ऊपर वाले को ऊपर लिख देंगे, क्लियर है, क्या दिक्कत है यहां तक, तो किया हुआ है सब, पुराना क्लास में बात किया हुआ है। इसमें से बताओ कौन कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन होगा इस पार्ट में, सिर्फ टी वेरिएबल होगा, इसको छोड़ के जो भी बचा माइनस और के क्या है कांस्टेंट, तो इसको क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ dt, और वही लिमिट लगाइएगा 0 से लेके t, कर सकते हैं। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बताओ t आएगा, ठीक है, अरे dt का इंटीग्रेशन जैसे dx का x होता है, dA का a हुआ तो dt का क्या आ जाएगा, t प्लस सी, कर सकते हैं ना, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो इसको जगह सॉल्व करेंगे, अच्छे जरा इसको सॉल्व भी करते चलेंगे, एक बार बताएं तो इसको सॉल्व कैसे करते थे, किसी को याद है तो बताओ जरा, हाँ पहले ऊपर वाला लिमिट डालेंगे a की जगह, और फिर माइनस करेंगे, और फिर नीचे वाला लिमिट डालेंगे, तो वही a की जगह एक बार क्या डाल देंगे, at डाल सकते हैं ना, at माइनस ए नॉट, ऊपर वाला लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाला लिखेंगे, तो ए नॉट इसी की जगह डाल रहे हैं, ए की जगह एक बार एटी डालेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर नीचे वाला डालेंगे तो ए नॉट आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है। अब उसके बाद बताइए क्या आ जाएगा, माइनस के, dt का इंटीग्रेशन किए तो क्या आएगा t, लेकिन बताए हैं लिमिट डाल रहे हैं तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके बाद नीचे लिखेंगे 0, ऊपर लिखेंगे t, दिक्कत नहीं है ना। अब फिर उसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे, माइनस तो पहले से है, t के जगह एक बार क्या डालेंगे, t, समझ पा रहे हैं ना, t के जगह एक बार हम लोग डालेंगे t माइनस 0, t माइनस 0 क्या आएगा, t ही आएगा, तो k इंटू टी ही आएगा, क्लियर है, तो इसी को थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, at बराबर, at है ना, at माइनस ए नॉट इक्वल्स टू के टी, ठीक है, इसको थोड़ा सा सजा रहे हैं बस, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, at बराबर, ये माइनस ए नॉट इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा, ये माइनस था उधर गया तो प्लस, और माइनस के टी है तो है, क्लियर है, यही एक्सप्रेशन है, कुछ डेरिवेशन आने का चांसेस कम है बट आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला वीवीआई है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ये किसके लिए है बताइए, जीरो ऑर्डर के लिए, अलग अलग के लिए अलग अलग आएगा, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए हमेशा यही रहेगा, एटी बराबर ए नॉट माइनस के टी, इतना लिखो, फिर इसके बारे में बात करेंगे कौन क्या है, आसान सा डेरिवेशन है, कुछ नहीं, छोटा सा डेरिवेशन, at इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, फॉर्मूला जितना भी लिखते जाऊंगा बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, सबको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, पूरा चैप्टर में भरे रहेगा फॉर्मूलाज, इलेक्ट्रो भी आएगा उसमें भी सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, कैसे आता है कहां से आता है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन याद रखना होगा, आप एग्जाम में बैठ के डिराइव नहीं करिएगा ना, फॉर्मूला लगाना तो डेरिवेशन नहीं करिएगा, तो सीधा सीधी याद रखिए, बात खत्म। पहले पूरा थ्योरी खत्म कर लेंगे, फिर दोनों का एक ही साथ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है, ये आज हम लोग सिर्फ डेरिवेशन पे बात करते रहेंगे।
एटी का नाम क्या हो जाएगा बताओगे? एटी को क्या बोलेंगे? नाम लिखना पड़ेगा आपको, तो हम बता रहे हैं, इधर लिख देते हैं। एटी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ तो, कैसे पढ़ेंगे? ब्रैकेट में है तो कंसंट्रेशन बोलते थे। ए को बोलिए, लिखेंगे किसका है? रिएक्टेंट का है, तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी। क्लियर है? इसको लिख दे रहा हूं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी। और ए नॉट को क्या बोलेंगे बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं आराम से, एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। इनिशियल फाइनल बोल सकते हैं, लेकिन बुक में आपको ऐसा ही मिलेगा, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। बस आपको समझना होगा इनिशियल का मतलब क्या बोल रहे हैं आप। ठीक है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और के का मतलब क्या था बताओ? रेट कांस्टेंट। के को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, और टी है आपका समय यानी टाइम। ये भी लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये टर्म को लिख लीजिएगा, कौन क्या है वो लिखेंगे आप। हो गया? छाप लिए? लिख ही रहे हैं। कितना जाता होगा ये? यहां तक तो यही लिख रहे होगे ना, कि और कुछ लिख रहे हैं? और तुम लोग पीछे कैसे हो गई हो? ठीक है, लिख लिया हो। concentration of reactant A at time t, concentration of reactant at t equals to 0। चलो इसी में और बात करेंगे, इसी में कुछ कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, और यही टर्म्स आपका हर जगह आएगा। पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ। अच्छा, इसका ग्राफ खींच सकते हैं जरा, जो आया है AT बराबर A नॉट माइनस KT, ये ग्राफ जरा खुद से खींचना दो। इधर साइड है आपका AT। ग्राफ से भी सवाल रहता है, तो ग्राफ को भी थोड़ा खींचने की कोशिश करिए, सारा चीज बताया हुआ है। सर ग्राफ जरा खींचे, कॉपी में बना के दिखाइए कैसे होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन पता है आपको पहले से। AT बराबर, मैं लिख दे रहा हूं फिर से एक बार, जीरो ऑर्डर के लिए खींच रहे हैं, तो AT इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। AT इक्वल्स टू A नॉट माइनस KT। कोई तो खींचो, सब पढ़े हुए, थोड़ा सा पढ़ के आते हैं घर में। लास्ट क्लास में हम लोग सबका ग्राफ खींचना सिखाए थे। खींचो, कॉन्फिडेंस नहीं रखता, बहुत लोग बताते सही है कि ऐसे खींचना है। बुक नहीं खोल के देखना है भाई, बुक से देख लेगा तब तो हुआ, अपने से बनाओ। ठीक है, कैसा आएगा बताओ? हाँ, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। देखिए कैसे रिलेट करेंगे, ये वाला कौन सा एक्सिस बोलते थे? वाई एक्सिस। तो यहाँ पे वो क्या डाल दीजिए? वाई, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू इक्वल्स टू एक्स एक्सिस इसको बोलते थे, तो टी के जगह क्या डाल दीजिए? एक्स। एक्स से जो पहले उसको क्या बोलते थे हम? एम, जिसको स्लोप बोलते थे, और जो बच जाता था उसको क्या बोलते थे? सी। इसका कुछ ग्राफ खींचे थे, याद है? y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ हम लोग ऐसा खींचे थे, ऐसा कुछ आता था, और यहां से यहां तक का दूरी को हम लोग सी बोलते थे। माइनस से मतलब स्लोप नीचे की ओर जा रहा था, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यहां से कहीं से भी स्टार्ट करेगा और नीचे की ओर जाएगा। क्लियर है? कोई पूछेगा यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है बताओ? सी है। यहाँ पे सी की जगह बताओ क्या है? ए नॉट है ना, तो सी की जगह क्या बोलिएगा? ए नॉट। क्लियर है? यहां से यहां तक का दूरी है ए नॉट।
सी तो इस ग्राफ के लिए था ना, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी के लिए पढ़े हुए थे ना, ये वाला ग्राफ खींचा हुआ है, कॉपी में देख लीजिएगा, लास्ट क्लास में ही बताया हुआ है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी का। अरे तुम भी बीच में आके फिर गायब हो गई थी, समझ में आएगा? हाँ, आती क्लास कंटिन्यू रखो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा तुम्ही लोग को, ठीक है? बीच में आओगे तो दिक्कत होगा, बीच में समझ में दिक्कत आएगा। गाँव में चली गई थी, क्या बोलते हो? ठीक है भाई, ठीक है, चले भाई, ये ग्राफ को ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब आधा मराएंगे इसको, ठीक है? आधा जिंदगी इसका कितना होगा, पार करें। नेक्स्ट हेडिंग डालिए हाफ लाइफ। पढ़ना है भाई, ये सच में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू बोल रहा हूं। हाफ लाइफ, इसको डिनोट किस किस से किया जाता है, देखिए इसको t और यहां पे लिख देंगे 1/2, ये t हाफ हो गया। या इसको क्या बोल सकते हैं, 1/2 को आप फ्रैक्शन में कितना बोल सकते हैं बताइए, t 0.5। या इसको कह सकते हैं आप t 50%, बहुत जगह आपको 50% भी लिखेगा, आ जाएगा ना। 50% को भी सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा ना भाई, और 1/2 को वही 0.5 भी बोलेंगे। तो इस तीन तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, t हाफ लिखेगा, t 0.5 बोले, या t 50% बोले, और क्या बोल सकता है, हाफ लाइफ। तो समझ जाएंगे होता है क्या, वो समझते हैं पहले। हाफ लाइफ से पहले बताओ तुम लोग क्या समझता है, आधा जिंदगी समझ पा रहे हैं? तो आधा जिंदगी का मतलब क्या समझते हैं, मान लो कोई इंसान 100 साल जी रहा है, तो आधा जिंदगी का मतलब वो 50 साल उसका हाफ लाइफ होगा, ठीक है? तो जरा देखिए यहाँ पे आराम से बात करते हैं हम लोग। तो अब इंसान पे बात नहीं करेंगे ना, हम लोग तो यहीं पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे खेलेंगे। अरे यार, ये जो प्रोडक्ट जा रहा था जरा देखिए। अच्छा पहले हाफ लाइफ लिखे हैं, उसका डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन सबके लिए कॉमन रहेगा, फिर उसके बाद हम जीरो ऑर्डर क्लिक कर देंगे। तो लिखिएगा, पहले हाफ लाइफ हेडिंग डालिए, हाफ लाइफ हेडिंग डालिए, फिर समझा भी दूंगा कि क्या होता है। डेफिनेशन लिखिए, इट इज, ये समय ही होगा, हाफ लाइफ कुछ और नहीं होगा, ये समय होगा। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय reactant molecules to reduce its concentration by half of its initial value. It is the time required by reactant molecules to reduce its concentration by half of its initial value. बस इतना सा बात है। देखिए बताता हूं कि क्या बोला हूं, समझते हैं। एक रिएक्शन से ए जा रहा है प्रोडक्ट में, अभी सिर्फ मैं किसका बात कर रहा हूं, हाफ लाइफ का। कोई भी ऑर्डर हो, ये हर जगह वही वैलिड होगा। देखिए अगर t इक्वल्स टू 0 का बात कर रहे हैं, t इक्वल्स टू 0 का, ठीक है? तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या कंसंट्रेशन बताए थे, बताओ? 0 A0 बोले थे ना भाई, 0 थोड़ी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। समझाने के लिए मान रहा हूं, मान लीजिए कंसंट्रेशन जो स्टार्टिंग में था वो 100 था, क्लियर है? बैटरी खत्म हो गया है क्या यार? देखो t इक्वल्स टू 0 पे जो कंसंट्रेशन था उसको A0 बोल रहे थे, और अभी वैल्यू समझाने के लिए मान ले रहा हूं 100, ठीक है? अब कभी ना कभी तो इसका आधा वैल्यू होगा ना, मान लीजिए अभी 100 था, तो कभी ना कभी ये घट रहा है, पहले 90 होगा, 80 होगा, कभी ना कभी ये 100 से क्या हो जाएगा, 50 होगा। जिस समय पे होगा, मान लीजिए अब जिस समय पे ये कुछ ना कुछ वैल्यू हो गया है, ये मान लीजिए 50 हो गया, कभी ना कभी तो होगा भाई। अगर ये 100 लिए हैं तो ये बीच में कभी ना कभी तो आधा हो जाएगा, आधा जिंदगी जी लिया। अरे होंगे ना, अभी आप लोग का इंसान का मान लीजिए 100 साल तो नहीं है जिएगा, कितना जिएगा बताओ? 70-80 मान लेंगे, 80 मान लेते, तुम ज्यादा जिएगा, ठीक है? 80 साल, ठीक है? जिसको 100 में खुश रहना 100 ही रख लेते, ज्यादा अच्छा है, ठीक है? 100 साल जिएंगे हम लोग। 100 साल का अगर आधा बात करेंगे, आधा जिंदगी कब हो जाएगा, जब हम लोग 50 साल जी लिए, ठीक है? तो सेम चीज, अभी इसके पास 100 साल पूरा जीने का समय है, 100 है अभी 100 पे, ठीक है? फोन नहीं चलाना है क्लास में, इसको फिर से इंस्ट्रक्शन बताना होगा, वहां लिखा हुआ भी है, बताने का भी जरूरत नहीं है,
ठीक है, अगर अर्जेंट कॉल है तो घर में पहले से बता के आ जाओ कि अभी मेरा क्लास चलेगा, इतने बजे तक चलेगा। और कोई अर्जेंट कॉल है तो वहां पे मैम का नंबर, सर का नंबर दे दिया करो, ठीक है। चलो यार, क्या बात कर रहा था, देखो अभी कभी ना कभी तो ये हाफ होगा ना, तो जिस समय पे हाफ होगा ना उसी को हम लोग क्या कह देंगे, देखिए इसको क्या कहेंगे, जिस समय पे ये हाफ हो रहा है तो उस समय को क्या बोल देंगे, टी इक्वल्स टू टी हाफ। टी इक्वल्स टू टी बोलते थे ना, लेकिन ये आधा वाला समय है, मतलब हाफ लाइफ वाला, तो इसके जगह टी के जगह क्या बोल देंगे, ए टी हाफ। अब जब यहां पे पहले जब डालते थे, देखिए थोड़ा सा रिलेट करते हैं ताकि अच्छा लगेगा। देखिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं। पहले आपने दो चीज पढ़े थे, एक तो टी इक्वल्स टू जीरो था, टी इक्वल्स टू जीरो पे क्या बोल रहे थे, ए नॉट, और एक और चीज पढ़े थे, टी बराबर अगर टी ही हुआ तो क्या पढ़ रहे थे, ए टी। कोई दिक्कत, ये कोई भी समय हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाफ हो भी सकता है, पूरा भी हो सकता है, 10%, 5%, ये अपने आप चेंज करते जाएगा, ठीक है। पर अभी हम लोग ये वाला दो चीज पढ़े हुए थे, अभी हम किसका बात करने वाले, टी इक्वल्स टू टी हाफ। टी हाफ में बात करेंगे तो देखिए बहुत आसान है, टी की जगह क्या हो गया, टी हाफ हो गया, तो ए की जगह क्या लिख देंगे आप, 80 हाफ। अब यहाँ पे 100 लिए थे तो 80 हाफ कहने का मतलब क्या हो गया, 50 खत्म हो गया, 50 जिन ले आया, बचा क्या है इसके पास, अब कितना जिंदगी बचा है, 50 बचा है, क्लियर है। तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। तो हाफ लाइफ का मतलब लिखा हुआ है, देखिए समझिए, इट इज द टाइम, ये क्या है, बेसिकली समय है, जिसको हम लोग लिख रहे थे टी बराबर क्या होगा, टी हाफ। यही जो समय है इसी को तो हम बोल रहे हैं ना हाफ लाइफ। तो ये क्या है, हाफ लाइफ कुछ और नहीं है, ये क्या है, समय है। तो इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे, किसके लिए बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन। रिड्यूस का मतलब घटना, पहले 100 था, घटते घटते कब हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 होगा ना। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, क्या लिखा हुआ मैं, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड by reactant molecule to reduce its concentration by half of its initial value। यानी पहले 100 था, 100 का हाफ क्या होगा, यानी 1/2 100, यानी कितना हो जाएगा, 50। वही मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं, क्लियर है। तो जब समय होगा ऐसा तो t इक्वल्स टू टी हाफ, और इसको 80 हाफ लिख लेंगे, इसको लिखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, और फिर उसके बाद हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए बात करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, छापो, बैठ के बात नहीं करना है भाई, जल्दी जल्दी करो। क्या बोल रहे हैं, क्या बाकी है, प्रोडक्ट का बाद लिखेगा, प्रोडक्ट का बात नहीं करना है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसमें प्रोडक्ट का कोई जरूरत नहीं है। जो रेट लॉ था वो किसके लिए था बताओ जरा, सिर्फ रिएक्टेंट के लिए था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट पे ही बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट से मतलब नहीं है इसको, ठीक है। प्रोडक्ट से मतलब होगा तो वो वाला रेट, जो पुराना वाला रेट था ना, उससे निकालना पड़ेगा। आया आलोक, प्रोडक्ट है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट आधा बन जाएगा, वो पहले पता करना होगा। इसमें सबसे अच्छा होता है रिएक्टेंट के टर्म में अच्छा से डील हो जा रहा है, तो प्रोडक्ट का यहाँ पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग जीरो ऑर्डर पे आएंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए कैसे करेंगे, हाफ लाइफ सबके लिए वैलिड होगा, चाहे जीरो का बात करें, फर्स्ट का बात करें, सेकंड का, कोई भी ऑर्डर हो, हाफ लाइफ सबके लिए डेफिनेशन क्या होगा, यही होगा। ये ऐसा समय है जहां पे क्या होगा, रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है दिनेश, देखिए पार करे भाई इसको। देखिए अब हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, इसको अब हेडिंग डालिएगा, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई खुद से निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहले ये वाला लिखा हुआ है, ए जा रहा है प्रोडक्ट में। आप लोग को ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आप लोग को एग्जाम में जो आता है ना सिंगल रिएक्टेंट के साथ देता है, देखो सिंगल रिएक्टेंट के साथ, तो मैं सिंगल के साथ ही बात कर रहे हैं। थोड़ा और आगे जाइएगा तो यहाँ पे डबल भी रहेगा, ठीक है। कुछ का दिया हुआ है तुम्हारा डबल, तो उसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन के टर्म्स में। और ये दिया हुआ है जीरो ऑर्डर, बात नहीं करो लोग, जो दिक्कत है जिसको भी वो पूछो डायरेक्ट मेरे से। इसमें दिक्कत है क्या, ए इक्वल्स टू प्रोडक्ट, और ये दे रहा है क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम लोग लिखे थे अगर एक्सप्रेशन टी बराबर जीरो, तो हम लोग का क्या लिख रहे थे, इसको ए नॉट लिख रहे थे। और टी बराबर हम लोग का अगर टी हाफ हो जा रहा था तो क्या लिख रहे थे इसको, ए टी हाफ, क्लियर है। और ए टी हाफ मतलब क्या हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं, ए नॉट का आधा होगा। अरे जितना था उसका आधा, 100 था तो 100 का आधा करे थे ना 50,
इसको ऐसा अगर लिख सकते हैं ना, ए टी हाफ होगा किसके बराबर, ए नॉट बाई 2 के बराबर। दिक्कत है क्या किसी को? जो हम लोग एग्जांपल लिए थे पहले 100 था, तो 100 ए नॉट का वैल्यू था ना, और 100 को डिवाइड कर रहे थे तो वही तो आ रहा था 50। कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े जीरो ऑर्डर का, किसी को याद हुआ है? बिना कॉपी देखे बता सकते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो डेराइव किए थे वो देखिए ऐसा लिखे थे, एटी बराबर ए नॉट माइनस के टी। याद रख लीजिए, क्लास ही में ज्यादा अच्छा रहेगा। एटी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। हमको क्या निकालना है? टी हाफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा देखिए। टी को अगर चेंज कर रहे हैं किससे? टी हाफ से। कोई दिक्कत? टी निकालना है तो क्या करेंगे? टी को टी हाफ से रिप्लेस कर देंगे। इसमें चेंज क्या होगा बताओ? ए नॉट कहीं चेंज होगा क्या? जितना लिए उतना ही, बस ए टी क्या हो जाएगा? ए टी हाफ। और अभी पढ़े ए टी हाफ का वैल्यू क्या है? ए नॉट बटा 2, ए नॉट बाई 2। ठीक है, माइनस विनस नहीं है, ए नॉट बाई 2 कर सकते हैं ना। बस ये वाला वैल्यू को यहां पे डाल दीजिए। ए टी की जगह क्या डालेंगे? ए नॉट बाई 2। ए टी की जगह मैंने डाल दिया ए नॉट बाई 2 इक्वल्स टू, ए नॉट की जगह क्या रहेगा? ए नॉट ही रहेगा, के की जगह के ही रहेगा, और टी की जगह हो जाएगा टी हाफ। बात समझ पा रहा है? जब भी अगर हाफ लाइफ निकालना होगा तो मेन एक्सप्रेशन में टी की जगह टी हाफ डाल दीजिएगा और ए टी की जगह ए नॉट बाई 2 डाल दीजिएगा। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बताओ जरा? सॉल्व कर रहे हैं, हमको तो टी हाफ चाहिए ना, तो ये माइनस के टी हाफ उठा के इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा? प्लस के टी हाफ। ये ए नॉट है तो ए नॉट ही रहने दीजिए, और ये वाला ए नॉट बाई 2 इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई 2। सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा? कितना आएगा बताओ? एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ना, 2 ए नॉट माइनस ए नॉट। अरे ऐसे भी देख सकते हैं, ए नॉट में से ए नॉट बाई 2 घटेगा तो कितना आएगा? ए नॉट बाई 2। और नहीं आता तो एलसीएम ले लीजिए, 2 आएगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा? 2। इधर क्या आ जाएगा? 2 ए नॉट माइनस क्या? ए नॉट आएगा ना, एलसीएम तो ले सकते हैं। और इधर क्या है? के टी हाफ। सॉल्व करेंगे बताओ ये क्या आया? टी हाफ इक्वल्स टू, 2 में से 1 गया तो बचेगा क्या? ए नॉट बाई 2, और जो के इधर मल्टीप्लाई में था इधर आके क्या हो जाएगा? डी हाफ। कह सकते हैं तो टी हाफ ये किसके लिए एक्सप्रेशन आया? जीरो ऑर्डर के लिए। जो भी अभी बात कर रहे हैं सबका सब मैं जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहा हूं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ, इसका ग्राफ खींचना होगा आप लोगों को। चलिए हम ऐसा कर देते हैं, टी हाफ ऐसा ही दे दे रहे, ग्राफ में कुछ है नहीं। बनाइएगा तो जरा इसका ग्राफ भी पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर ग्राफ बनाइए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए पहले। सिंपल सा बस ऑब्जर्व करिएगा, फर्स्ट ऑर्डर सेम टू सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट चलेगा, कुछ नया नहीं है। फर्स्ट टाइम थोड़ा लगेगा भी नया है कि कुछ अलग आ रहा है। और ग्राफ बनाओ, बैठे नहीं रहना है, जो लिख लिए वो सोचो कि ग्राफ कैसे आएगा। क्लास में थे ना आप लोग? सब तो थे, क्लास में नहीं थे ना आप? इसका ग्राफ मैंने, जो बच्चे नहीं थे उसके लिए तो बताना भी पड़ेगा। ऐसा कुछ करके हम लोग ग्राफ खींचे थे, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ, याद है? y एक्सिस इसको बोल रहे थे, x एक्सिस इसको, और m आपका स्लोप था। अगर ऐसा ग्राफ आता तो ऐसा जाता था। यहाँ पे देखिए टी हाफ की जगह क्या कर लेंगे? टी हाफ की जगह यहाँ पे लिख देते एक बार, टी हाफ इक्वल्स टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं सजा के, 1/2 के ए नॉट। देखिए टी हाफ कौन सा एक्सिस में? y एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? y। x एक्सिस में कौन है? ए नॉट, तो x की जगह देखिए यहाँ पे ए नॉट की जगह ये, और x से जो भी पहले होता है उसको क्या कहते हैं? m। तो y इक्वल्स टू mx का ग्राफ अगर ऐसा था तो टी हाफ इक्वल्स टू 1/2 के ए नॉट का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही जाएगा। क्लियर है? कोई पूछ दे कि सर स्लोप क्या होगा तो बता सकते हैं? स्लोप इसका कितना होगा बताओ जरा, स्लोप का वैल्यू कितना है इसके लिए? 1/2 के। अरे रिलेट करना है ना, m की जगह क्या है? 1/2 के। ठीक है, तो कोई स्लोप का वैल्यू भी पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं 1/2 के। ठीक है, सिंपल सिंपल सा है, कोई ग्राफ में टेंशन नहीं लेना। y इक्वल्स टू mx का ग्राफ छोटा छोटा सा ग्राफ है, रिलेट कर लीजिए। y में जो है उसको डाल दीजिए y की जगह, और x एक्सिस में उसको x की जगह, और x से पहले वाला चीज को हमेशा m ही बोलिएगा। ठीक है, m जिसको स्लोप बोलते हैं।
तो y इक्वल्स टू mx का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से करो। एक्सप्रेशन याद रखिएगा, जो उसको भी मैं ब्रैकेट में या डब्बा में बना रहा हूँ याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला डालिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें डेराइव करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। कैसे आता है वो तो मैं सिखा रहा हूं, बस उसको थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। अभी तक दो फॉर्मूला पढ़े हैं, एक तो पूरा एक्सप्रेशन था AT बराबर A0 माइनस KT और एक T हाफ बराबर A0 बाई 2K। जो भी पढ़े हैं वो जीरो ऑर्डर के लिए है, अलग अलग ऑर्डर का अलग अलग एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे। चले पार करें। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोगों का खत्म कैसे हो जाता है। नहीं हटेगा क्या यार, लिखते रहो जिसको लिखना है अपना इधर। ठीक है, चलिए इसके बाद बताओ कौन सा समय का बात करेंगे। आधा लाइफ तो बढ़ लिए हैं, हमको दो ही चीज पढ़ना है, एक हाफ लाइफ और एक टाइम ऑफ कंप्लीशन। मतलब पूरा जिंदगी जी लिया, पूरा जिंदगी जी लेगा तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा हमारे पास नहीं, जीरो। ठीक है, तो देखिए वही बात करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइम ऑफ कंप्लीशन। और कंप्लीशन टाइम, ये सिर्फ एक ही बार पढ़ रहा हूं, बस इसका डेफिनेशन बार बार यूज होगा। कंप्लीशन टाइम इसको डिनोट करेंगे TC से, या और आपको कहीं कहीं दिखेगा T100%, दोनों में से कोई एक दिखेगा। ठीक है, 100% मतलब पूरा खत्म। ठीक है, लिखता हूं डेफिनेशन धीरे धीरे, तुम लोग जल्दी से लिखो। जो नहीं लिख पाए, कुछ ही बच्चे लिखे हो देख रहे हैं अभी तक। ठीक है, बाकी सबका हो गया है, तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन। इट इज द, साथ साथ लिख लीजिए, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड, it is the time required by reactant molecules to reduce its concentration by zero of its इनिशियल वैल्यू। डेफिनेशन है सिंपल सा, लिख लीजिए फिर इसको समझाता हूं, और फिर जीरो ऑर्डर के लिए भी कर लेंगे। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू रिड्यूस इट्स कंसंट्रेशन बाय जीरो ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब जीरो करना है इसका। लिखिएगा तब तो मैं क्या करूं। देखो पहले कंप्लीट करो, सबको हो गया है, पार करें। देखिए फिर से अभी हम लोग हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर का भी, जीरो ऑर्डर का किसी का नहीं, सबके लिए बात कर रहे हैं, एक ही बार है, बात करके सबका बताते हैं। जैसा ये मान लीजिए फिर से ए जा रहा है प्रोडक्ट में, सेम ही चीज रिपीट कर रहा हूं और कुछ नहीं है। T इक्वल्स टू 0 पे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ये चेंज होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा A0। अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन सा समय का, अरे भाई T इक्वल्स टू TC पे। TC मतलब पूरा खत्म हो गया, खत्म होगा मतलब क्या हो जाएगा बताइए, यानी जो समय होगा वो क्या हो जाएगा ATC। समय की जगह जैसे AT लिखते थे ना, वहां पे अब ATC लिख देंगे। अब ATC का वैल्यू क्या हो जाएगा 0।
क्लियर है? यानी स्टार्टिंग में कुछ भी हो, चाहे 100 लीजिए, 1000 लिखिए, लाख लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन इन द एंड क्या हो जाएगा? जीरो। कभी ना कभी तो उसका समय खत्म हो जाएगा ना भाई। उसी को कह रहे हैं जिस समय पे पूरा खत्म हो जाएगा उसी समय को हम कह दे रहे हैं टीसी। क्लियर है? अब इसका एक्सप्रेशन निकालना है हमको जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर के लिए कैसे निकालेंगे जरा बताना। उसका हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ नहीं, टीसी फॉर, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, टीसी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो तो लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। टीसी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बहुत आसान सा है, फिर से वही कहानी कहेंगे। ए जाएगा फिर से क्या? प्रोडक्ट। बार बार लिखने का पर्पस यही है ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, बताओ ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको बताया हुआ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि दिक्कत होता है किसी किसी को। तो देखिए एक ही बार में हम लोग सबको डील कर रहे हैं। टी बराबर जीरो था तो ए का वैल्यू क्या था? ए नॉट। अब हम लोग डायरेक्ट टीसी का बात करने वाले हैं ना, तो डायरेक्ट खत्म करते हैं टीसी को। तो टी बराबर अगर टीसी होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए की जगह टीसी हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या होगा? जीरो। हमेशा चाहे कुछ भी हो, एटीसी का वैल्यू हमेशा जीरो डाल दीजिए। एक्सप्रेशन बताइए जीरो ऑर्डर के लिए, याद हो जाना चाहिए, बताओ तो जरा। देखना पड़ता है एटी, इसको ऐसे पढ़ते नहीं, मैं शॉर्ट में बोल दे रहा हूं, लेकिन इसको एग्जैक्टली क्या बोलना चाहिए? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, माइनस के, जिसको रेट कांस्टेंट, और टी इक्वल्स टू टाइम। हमको क्या निकालना है? टीसी। तो टीसी के लिए क्या करेंगे? समय को ही भेज देंगे टीसी में, तो टी इक्वल्स टू टीसी। तो इसमें चेंज कौन हो जाएगा? एटी का ये वैल्यू किस में चला जाएगा? एटीसी में। टी पी का दो ही जगह, एक यहां टी है, एक यहां टी है, तो दोनों को लगा दीजिए एटीसी। कोई दिक्कत? और एटीसी कभी भी आया, एटीसी का वैल्यू हमेशा क्या होगा? जीरो। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इस एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, एटी की जगह क्या डाल देंगे? जीरो। चाहे लिख दीजिए ना, ए टी सी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के, टी की जगह क्या डाल देंगे? टीसी। ठीक है, बस टी की जगह चेंज कर दिए टीसी टीसी, और ए टीसी का वैल्यू क्या है? जीरो। तो जीरो यहां डाल देंगे तो ये आ जाएगा ए नॉट माइनस के टीसी। क्लियर है? थोड़ा सा समझ लीजिए इधर ही, ये के टीसी को उठा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में के टीसी इक्वल्स टू ए नॉट। हमको तो टीसी चाहिए था, तो क्या आ जाएगा? टीसी इक्वल्स टू ए नॉट बाई के। ये आया है किसके लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। अब इसका भी ग्राफ खींच लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखो पहले, फिर बात करते हैं। यही है बेसिक सा चीज। यही मेन चीज है, एक्सप्रेशन। दूसरा है हाफ लाइफ, थर्ड है आपका मतलब कंप्लीशन टाइम। इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स में भी बात करेंगे अभी। ग्राफ से सवाल दिखेगा आपको, ठीक है? ग्राफ का सवाल दिखेगा, तो ग्राफ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। ग्राफ बहुत आसान है, आपको केमिस्ट्री में 5-6 ग्राफ से ही पूरा ग्राफ खींच दीजिएगा। जो बताया था उसी दिन से पूरा खींच दीजिएगा। टोटल 6 ग्राफ था, 6 से पूरा आ जाएगा। तुम लोग को स्कूल बंद हुआ? नहीं हुआ है? तुम्हारा कब होगा? कितने बजे तक जाते हो? कब से कब जाते हो? 1 बजे तक। 1 बजे के बाद तो सीधा पढ़ने नहीं आ जाएंगे तो लोग नहीं। तुम ही है वो अली स्कूल जा रहा है, बाकी सबका स्कूल बंद, या और भी है कोई? तुम जाना छोड़ दिया है, देख रहा है। अच्छा, नहीं बोल नहीं सकता ना अभी तो। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका ग्राफ खींच पाएंगे आप लोग? कैसे खींचेंगे जरा देखिए। इधर मान लीजिए टीसी रख दिए हैं और इधर ए नोट रखे हैं, कैसे आएगा ग्राफ इसका बताओ? एक्सप्रेशन यही है भाई, टीसी बराबर 1/k, और इसके साथ क्या लिख देंगे? ए नॉट। कुछ मिलता जुलता लग रहा है? टी देख रही है, टीसी किधर है? कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ए नॉट कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। और उससे पहले वाला चीज को हम एम बोलते थे। वाई बराबर एम एक्स। कौन सा ग्राफ था? जैसा पहले गया था। दोनों में कुछ अंतर आएगा या नहीं आएगा? अंतर आएगा। क्लियर है? m का वैल्यू देखिए, m का वैल्यू एक में आ रहा था 1/k, और इससे पहले वाले में आ रहा था m इक्वल्स टू 1/2k।
तो देखिए जिसका स्लोप कौन बड़ा होगा, 1/k बड़ा है या 1/2k बड़ा है, बताओ तो जरा। 1/k बड़ा है 1/2k से। तो ये वाला मान लीजिए अगर ये वाला ग्राफ खींच रहे हैं, क्लियर है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, और 1/2k का ग्राफ खींचेंगे तो ये थोड़ा सीधा से जाएगा, कम स्लोप बनाएगा। आ रहा है समझ? जैसे अगर 1/2k होता तो इमेजिन कर लीजिए, मैं इसमें बताने का कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे व्हाइट कलर से, ठीक है। तो अगर 1/2k अगर होता ना स्लोप, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाता। अब इसका जो स्लोप बात करेंगे वो क्या है, m इक्वल्स टू 1/2k, क्लियर है। तो हाफ लाइफ वाला का स्लोप कम होगा और जो फुल लाइफ है उसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा। ज्यादा क्या, डबल होगा, क्योंकि हाफ है ना एक। आया बात समझ में? तो अभी हम लोग दोनों को एक साथ नहीं करते हैं, खिचड़ी पक जाएगा। ऐसे तुम लोग सिंपल सा ग्राफ नहीं है, बस एक बार आइडिया दे दिया, इतना नहीं पूछेगा आपसे, इसको हटा दो यार। ये होता है ग्राफ, आराम से खींच सकते हैं, कुछ है ही नहीं। अब इसको समराइज करते हैं एक बार, क्योंकि इतना तो दिमाग में नहीं रखना है, पूरा क्लास का चीज को एक छोटा सा में डब्बा में बना के खत्म कर लीजिए, ठीक है। उससे ही जो सवाल आएगा आएगा। हो गया है, लिख लिए हैं। देखिए तो जो भी जीरो ऑर्डर का अगर पूरा बात किया जाए तो जीरो ऑर्डर को मैं पूरा एक ही बार में लिखने का कोशिश करता हूं। बोर्ड पे देखोगे अभी हम जो भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसका बात करने वाले हैं, जीरो ऑर्डर। बोर्ड पे देखो पूरा खत्म हो जाएगा, ऐसा आप लोग भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वाला में फॉर्मूला में दिक्कत होता है। तो बोर्ड पे देखो सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बात कर रहे हैं। एक इसमें जा रहा था, बताओ, प्रोडक्ट में इसमें चार चीज काम किए हैं। एक याद रखिएगा, T इक्वल्स टू 0, उसको क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन क्या था, A0, क्लियर है। और अगर T का वैल्यू अगर T था तो कंसंट्रेशन की जगह क्या रखेंगे, AT, प्रॉब्लम नहीं है। दो चीज स्टार्टिंग में, फिर दो नया चीज पढ़े थे, जब T का वैल्यू अगर T हाफ होगा तो हम लोग इसको कहे थे A T हाफ बोल रहे थे। आज तुम लोग अच्छा नियत से स्टार्ट ही नहीं किया है लग रहा है, ठीक है। नहाया था लोग, ठीक है, रोज नहाता है तुम, ठीक है, तुम छुआ ही नहीं है, तब तो हम तो नहा के आए हैं भाई, ठीक है। देखिए इधर कोई बात नहीं, क्या बोल रहा हूँ, आज कुछ बंद हो क्यों रहा है, आदित्य को खोज रहा है, उसी का कैमरामैन है ना वो, ठीक है। देखिए छोड़िए, अभी हम लोग इस पे आते हैं। अगर हम लोग रेट लिख रहे थे तो रेट देखिए याद रखिएगा, रेट इक्वल्स टू जीरो ऑर्डर है तो क्या लिख रहे थे, कि कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 0, क्लियर है। ये हमेशा सिर्फ रिएक्टेंट के लिए ही वैलिड होगा। अब इसको एक बार और लिखे थे तो उसके लिए अब उतना नहीं लिखना का जरूरत है। अब इसको सॉल्व किया था तो यही आया था, क्या रेट बराबर क्या आया था, की आया था। अब इसी को माइनस dA/dt करके इंटीग्रेट किया था तो फॉर्मूला आया था। वो फॉर्मूला क्या था, तो पहला फॉर्मूला याद रखेंगे, AT बराबर क्या है, A0 माइनस KT, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है आपका T हाफ इक्वल्स टू A0 बाई 2K, क्लियर है, आसान है। और लास्ट फॉर्मूला है जो TC बोल रहे हैं आप, TC इक्वल्स टू A0 बाई K। हाफ नहीं रहेगा तो यहां पे 2 से डिवाइड रहेगा। यही फॉर्मूला जो पढ़े जो सवाल आएगा वो इसी फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। इसको एक बार रख लीजिएगा, फिर अभी हम और बात करेंगे, अभी बंद नहीं हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और बात करेंगे, जीरो ऑर्डर पूरा खत्म करेंगे, अभी थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बात करना है। हो गया है, उसके बाद जरा हमें एक ग्राफ को अगर बोल दिया जाए आपको खींचने के लिए, लिख रहे थे क्या, जिसको लिखना है लिख भी सकते हैं, इसको छोटा किया जा सकता है, रहने देते क्योंकि इतना तो तुमको याद नहीं रहता, तो एक बार यहीं पर रहने देते छोटा करके। एक ग्राफ खींचना है, जरा देखिएगा, खुद से दिमाग लगाइएगा। इधर रेट रखते हैं, रेट वाई एक्सिस में रेट है, और इधर रख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये किसके लिए खींचना है, तो जीरो ऑर्डर के लिए खींचना है। एक पॉइंट लिखा हुआ बस, खत्म हो जाएगा। इसके लिए ग्राफ खींचो जल्दी से, एक लाइन और बात करेंगे, पूरा का पूरा जीरो खत्म हो जाएगा। बनाओ आलोक, मतलब इसका ग्राफ खींचना है, कैसे खींचेंगे, लिखिए नहीं लिखिए, वो लिखने का मैं तरीका बता दिया, वो याद रहेगा तो पूरा खत्म हो गया जीरो ऑर्डर, ठीक है। घर में पढ़ोगे तो टफ लगेगा, यही एक छोटा सा चीज आज बात की है, और कुछ नहीं किए। कर पाएंगे, इसका ग्राफ खींच पाएंगे जीरो ऑर्डर के लिए,
तो समय भी कम था, इसका मेमोरी भरा हुआ था, तो मेमोरी भरा हुआ इसलिए बंद हो जा रहा है, समझा।